नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हैप्पी वैली एकेडमी राइज पर। और मैं चंचल कुमार शर्मा एक बार फिर से प्रस्तुत हूं आप सभी के सामने हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में और आज के हमारे इस सेशन में। इससे पहले की क्लास की शुरुआत करें, एक बार हम लोग चेक कर लें ऑडियो वीडियो। सभी लोग गौतम, निखत, अवि, प्रियंका, चिराग, संसार, मैजिस्ट्रेट, एजुकेशन, कैसे हैं आप सभी लोग। रितेश, रिया, रितु, रजनी, अंकित, सब ठीक है भाई। आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम ठीक। चलो, तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम लोग सेशन को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले सेशन में पानीपत के पहले युद्ध के बारे में और मुगल काल की शुरुआत के बारे में चर्चा किए थे। बाबर को हमने देखा, इब्राहिम लोदी को हमने देखा और किस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली वो हम सभी देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में बात करेंगे बाबर के बाद अगले मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में और उसी के समकालीन एक और राजा के बारे में जिसका नाम है शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जिन्होंने लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, उम्मीद करता हूं कि वे लोग भी सेशन को लाइक कर देंगे। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस सेशन को, फिर कभी लाइव नहीं देख पाए, तो भी आप सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी वैली एकेडमी राइज, इतने सारे आने वाले समय में आपको बेहतरीन कंटेंट और वीडियोस यहाँ मिलने वाले हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये चैनल आपके आगे बहुत काम आएगा। हमारा पेड बैच भी आने वाला है, आप सभी लोग वेट कर रहे थे पेड क्लासेस की। सर प्रॉपर कोर्स कब स्टार्ट होगा, आपकी टीम के साथ क्लासेस हमें करनी है। तो आप सबको पता होगा 2025, 26 और 27 के लिए हैप्पी वैली एकेडमी लेकर आया है अपना बैच कोर्स। 15 मई से ये स्टार्ट होगा, 15 मई से, जिसमें शुरुआती 500 बच्चों को हम दे रहे हैं 50% का फ्लैट डिस्काउंट, है ना। तो 50% डिस्काउंट पर यदि आपने लेना है सब्सक्रिप्शन तो जल्दी से ले लीजिए। आधी फीस में अभी बहुत कम समय के लिए ऑफर वैलिड है और 1 साल, 2 साल से 3 साल तक का जो भी अमाउंट आप देखेंगे ना, प्राइस बहुत कम है। 13,000, 23,000, 32,000 रुपए में आपको मिल जाएगा पूरा जीएस का 1 साल, 2 साल और 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन हमारी टीम के साथ। इसमें प्रीलिम्स भी होगा, इसमें जीएस, सी सेट होगा, इसमें मेंस के आपके चारों जीएस के पेपर, ऐसे और क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश के, सब कुछ इसमें रहेगा। इसी के साथ 2 ऑप्शनल भी आपको हम लोग अभी अवेलेबल करवा रहे हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी। यदि आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या नवीन सर से जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शनल। कितने बच्चे हैं आप में से ऐसे जो हिस्ट्री जियोग्राफी ऑप्शनल वाले? तो ये आपके लिए मात्र 9,999 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और यदि आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, मतलब दोनों ऑप्शनल के साथ जीएस, तो आप ले सकते हैं कॉम्बो। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। और कोई भी कोर्स आप लीजिएगा 50% का डिस्काउंट आपको सब में मिलेगा। मतलब फीस जो है अभी आधी है। 15 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आप सभी की। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारी हैप्पी वैली एकेडमी की और वहीं पर आपको ये सब कुछ मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइए, हैप्पी वैली एकेडमी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना अलग बात है, जरूरी नहीं कि आपको लेना है तो ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपको और भी कोई बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जरूर कर लें। और एक बिगेस्ट सरप्राइज, पहले तो मैं आप सबको एक बहुत बड़े सरप्राइज के बारे में बता दूं।
इसी चैनल पर 10 मई से, आज 8 तारीख है, परसों 10 मई से हमारा शुरू होने जा रहा है एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच, बिल्कुल फ्री। जो बच्चे 2025, 26 या 27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निशुल्क हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स आ रहा है हैप्पी वैली एकेडमी राइस के चैनल पर। ये जो चैनल हमारा है, इसी चैनल पर पूरी टीम सारी एनसीईआरटीज आपको कंप्लीट करवाएगी। यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एकदम फाउंडेशन जो है अपना बनाना चाहते हैं, और अगर आप पूरी एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, तो ये आप ही लोगों के लिए है। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की जो एनसीईआरटीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा 6 to 12। नवीन सर आपको जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, त्रिवेदी सर आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, और पांचाल सर आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप डेली इस सेशन को जरूर अटेंड करेंगे। ये जो आपका एनसीईआरटी का बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से पढ़ने की इच्छा रखते हैं, एनसीईआरटी के कोर्स के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी का कहीं भी कोई कोर्स लेने की, आप फ्री में हमारे साथ आपकी पूरी एनसीईआरटी कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि यदि आप चाहते हैं कि ये पूरा के पूरा आपको आगे तक चले तो उसको सपोर्ट कीजिए। इस पूरी सेशन को, इस पूरी सीरीज को, एनसीईआरटी की सीरीज को जरूर देखिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इससे जो है जोड़िए। समझ गए आप लोग? ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पर होगा। बाद में फिर आप क्वेश्चन पूछते सर कहाँ होगा, कोई चार्ज तो नहीं है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, फ्री है, यूट्यूब पर होगा, इसी चैनल पर होगा, हैप्पी वैली एकेडमी राइस के चैनल पर होगा। सारी एनसीईआरटीज होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की, जियोग्राफी की, साइंस की, सारी एनसीईआरटीज होगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो जरा कैसा लगा आपको ये सरप्राइज। क्या आप इस सरप्राइज का फायदा उठाना चाहेंगे? इसके लिए तो आपको यूट्यूब पर ही आना है, कोई एप्लीकेशन में नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो, तो ये आपका जो सरप्राइज था मैंने बता दिया। बस परसों से हम लोग लॉन्च कर देंगे, परसों से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी एनसीईआरटी के क्लासेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया है, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं और बाबर तक हम लोग आ गए थे। बाबर के बाद आपको पता है अगला जो मुगल बादशाह है वो हुमायूं है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई है ना। बाबर के मरने के बाद क्या हुआ, चलो आगे का इतिहास अब हम लोग शुरू करते हैं। बाबर के मरने के बाद बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है, और चारों बेटों में सबसे बड़ा था हुमायूं। तो अगला जो मुगल बादशाह बना वो हुमायूं है। और हुमायूं का जो जीवन है, भाई अकबर का पिता के तौर पर भी जाना जाता है, हुमायूं का जीवन बड़ा विचित्रता पूर्ण रहा है। दरअसल हुमायूं एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सुल्तान मतलब बादशाह बना, फिर इसको अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा, निर्वासन में काफी समय जीवन बिताना पड़ा, इधर उधर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, और उसके बाद इसने फिर से अपना राजकाज हासिल कर लिया। ये कुछ वैसा है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर था, बहुत पैसा था उसके पास, वो एकदम से गरीब हो गया, भिखारी हो गया, लोगों की दया पर जी रहा है। लोग कहेंगे ना कि इसके कैसे दिन आ गए, कल तक तो ये इतना अमीर था, इतना पैसा था, अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा। और वही आदमी फिर से जो है अमीर बन जाए, फिर से उसके पास सारा पैसा आ जाए, फिर से वो उतना संपन्न बन जाए। तो ऐसा जो मूवीज में आप देखते हो ना, इसी टाइप का कुछ हुमायूं का जीवन रहा है, बड़ा ही ठीक है संघर्ष पूर्ण रहा है, जीवन भर ये लड़खड़ाता ही रहा। शुरुआत में ये बादशाह बना 1530 में, 1540 तक रहा, लगभग 10 साल तक इसने राज किया। इसके बाद इसको शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित करके भारत से बाहर कर दिया गया, ये इधर उधर भागता रहा। और उसके बाद 15 साल के बाद में आप देखोगे 15 साल तक ये इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किस्मत ने फिर बाजी पलटी और हुमायूं को फिर से सिंहासन हासिल करने में मदद की और ये फिर से बादशाह बन गया। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक फिर ये उसको भोग नहीं सका, काफी कम समय में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1555-56 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। 6 महीने के आसपास फिर ये बाद में बादशाह रहा और आखिर में हुमायूं इस दुनिया से चला भी गया।
ठीक है, अब हम लोग शुरू करें हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के बारे में मैंने आपको पहले तो बता ही दिया कि ये बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। तो सीधी सी बात है कि ये राज परिवार में पैदा हुआ था। इसकी माता का नाम था माहम बेगम, है ना, बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से ये पैदा हुआ। इसका जन्म हुआ 1508 में। ठीक है, 1508 मतलब आप देख सकते हैं 1530 में ये गद्दी पर बैठा। बहुत कम उम्र में 22 साल में इसको गद्दी मिल गई, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। काबुल में इसका जन्म हुआ। और जो बाबर के 4 बेटे मैंने आपको बताया, हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी और हिंदाल, 4 बेटे थे और इन चारों में सबसे बड़ा था हुमायूं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हुमायूं को जो है वो गद्दी मिलनी थी। बाबर ने भी अपने मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब ये उसके बाद में आप देखेंगे आगे गद्दी पर बैठ गया। लेकिन बड़ी समस्या थी, मतलब कई बार होता ना कि कांटों भरा ताज जिसको कहते हैं, हुमायूं बादशाह तो बन गया लेकिन इसके सिर पर जो ताज था ना वो कांटों भरा था। ये राह बिल्कुल आसान होने वाली नहीं थी। एक बार आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे आईएएस बन जाएंगे तो उसके बाद तो दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास, दुनिया की हर जो है चीज हमारे पास और हम लोग बड़े आराम का जीवन जिएंगे, बड़े जो है मजे का जीवन जिएंगे। ऐसा होता नहीं है। असली चुनौती आपके सिलेक्शन के बाद आपकी जब पोस्टिंग होती है, जब आप शुरू करते हैं अपना करियर, वहां आती है। हुमायूं बादशाह बन गया लेकिन बादशाह बनने के बाद इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। चुनौतियां कई सारी थी। पहली बात मैं बताता हूं आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना इसको करना था। पहले तो ये कि उस समय मात्र 4 साल हुए थे मुगलों को भारत में आए हुए, तो मुगल सत्ता कोई भारत में बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं हुई थी, है ना। बाबर ने जरूर एक के बाद एक युद्ध जीते, है ना, हमने देखा पानीपत का, उसके बाद में खानवा का, उसके बाद में चंदेरी का, घाघरा का युद्ध जरूर बाबर जीता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि मुगल सत्ता भारत में उतनी सुदृढ़ नहीं थी। दूसरी, सेना बिखरी हुई थी। तीसरा, राजपूतों की चुनौती अभी थी सही, राणा सांगा को जरूर पराजित किया था बाबर ने, पर अभी भी राजपूत जो है वो अपनी सत्ता को वापस हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अफगान, इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ, पानीपत के पहले युद्ध के साथ भारत में अफगानों की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, वो हारे जरूर थे। वो फिर से महमूद लोदी और शेर शाह सूरी जैसे लोगों के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ने की, ताकतवर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसान ना दुनिया के हर व्यक्ति से निपट सकता है, लेकिन जब अपनों से चुनौती मिलती है ना तो वो टूट जाता है। हुमायूं के साथ भी ऐसा ही हुआ। हुमायूं को बाहर से जितनी चुनौतियां मिली उससे ज्यादा चुनौतियां उसको अंदर से मिली, उसके अपनों से मिली। उसका अपना ही भाई कामरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। हुमायूं ने अपने भाइयों को अलग अलग जगह पर राजकाट दे दिया, हिस्सा दे दिया, राज्य में एक प्रकार से बंटवारा सा कर दिया। लेकिन कामरान जो था हुमायूं का सौतेला भाई था, बाबर का ही पुत्र था, सौतेला भाई हुमायूं का, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। कामरान लगातार हुमायूं से दुश्मनी पालता था, यहां तक कि कामरान ने हुमायूं को मारने की भी कोशिश की। तो सबसे बड़ी चुनौती तो उसको उसके भाई की तरफ से मिली। और भी परिवार के लोग थे जो हुमायूं से खुश नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात। तो ये जो जीवन है ना, संघर्ष भरा जीवन रहा हुमायूं के लिए। और प्रारंभिक जीवन में देखो, बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 22 साल की उम्र में मैंने आपको कहा कि वो बादशाह बना। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ, है ना, आगरा में ही राजधानी थी। शासक बनने के बाद उसने अपने भाइयों को, अब बाबर चाहता था कि कोई बंटवारा ना हो राज्य में। बाबर की इच्छा थी कि सारे भाई मिलके जो है शासन करें और कोई बंटवारा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुमायूं को अपने भाइयों के साथ बांटना पड़ा अपने राज्य को। उसने एक भाई अस्करी को संभल दिया, एक भाई हिंदाल को मेवात दिया, कामरान को काबुल और कंधार दिया। यही कामरान मिर्जा जो है सबसे ज्यादा हुमायूं को परेशान किया। इसको कंधार और काबुल मिल गया था, लेकिन ये लगातार जो है संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट था, और इसने बाद में लाहौर और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। हुमायूं की सबसे बड़ी परेशानी तो उसका भाई ही था। बाद में कामरान ने मुल्तान और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। मतलब वो लगातार जो है आगे बढ़ता रहा, हुमायूं को परेशान करता रहा।
तो कई सारी कठिनाइयां जो मैंने आपसे कही कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो हमें ऐसा लगता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। जीवन संघर्ष भरा था और कालांतर में उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया अफगान उसके शत्रु थे। भाई इब्राहिम लोदी के हारने के बाद से ही अफगान तो जो है मुगलों से लगातार खार खाए बैठे थे, है ना। वो मुगलों से बाहर, यहां तक कि शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना है, जो इसको हरा के बाद में सूरी साम्राज्य का संस्थापक बना। शेर शाह सूरी ने तो यहां तक कहा है कि एक समय ऐसा कहा था कि यदि सौभाग्य ने मेरा साथ दिया, समय ने और सौभाग्य ने, तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा। शेर शाह सूरी लगातार मुगलों को भारत से बाहर जो है खदेड़ने के सपने देखता रहा और फिर से दिल्ली की, आगरा की गद्दी पर अफगान शासन को स्थापित करने की कोशिश करता रहा, जिसमें वो सफल भी हुआ। तो एक तरफ अफगान भी उसके दुश्मन थे जो लगातार मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाबर ने सेना को संगठित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया, सेना का संगठन ढीला ढाला था, बिखरी हुई सेना थी, वो भी एक समस्या थी। साम्राज्य का विभाजन एक समस्या, कहते हैं ना बंटवारा कमजोरी लाता है, एकता में शक्ति है, एकता में बल है। यहां क्या हुआ, बट गया पूरा के पूरा। बाबर का साम्राज्य जो है हुमायूं को अपने भाइयों के साथ बांटना पड़ा और ये गलती थी। गलती इसलिए थी क्योंकि इससे साम्राज्य और कमजोर हुआ और भाइयों में विवाद पैदा हुआ, लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। दूसरी तरफ खाली राजकोष, अगली चुनौती आर्थिक भी थी। हुमायूं के सामने एक समस्या यह भी थी कि उसके पिता ने जबरदस्त रूप से पैसा जो है लुटाया। मैंने आपको बताया था ना कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता, बाबर जब भारत में जीता, उसके बाद उसने काबुल में अपनी प्रजा को, हर एक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया। अब वो चांदी का सिक्का कहां से लाया था, यहीं से लूट के लेके गया था। तो जब ये पैसा लूट के और वहां पर इस तरीके से किया खर्चा, तो खजाना भी खाली था। एक समस्या हुमायूं के सामने खाली हुए खजाने की भी थी, क्योंकि बिना आर्थिक रूप से सशक्त हुए आप जो है ठीक से राज नहीं कर सकते, है ना। पैसे के बिना तो शासन हो ही नहीं सकता। आपको पता है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है और सप्तांग सिद्धांत में कोष को, खजाने को बड़ा महत्व दिया है। किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है कोष, धन, खजाना, और उसके बिना आप ठीक से राज नहीं कर सकते। ये भी समस्या थी कि राजकोष को खुले हाथों से बाबर ने बांटा, लुटाया कहेंगे, बांटा नहीं, लुटाया, ठीक है। काबुल की जनता को चांदी के सिक्के वितरित किए, एक तरीके से राजकोष जो है वो खाली हो गया। ये अलग समस्या उसके सामने थी कि राजकोष का क्या करें, फिर से जो है आर्थिक रूप से बटोरना है पैसा। फिर राजपूत समस्या अपनी जगह है ही सी, है ना। तो मैंने आपको बताया था खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, पर ऐसा नहीं है कि उसके बाद राजपूत चुप बैठ गए। फिर से राजपूत संगठित होने लगे और इस बार उनका नेता था राणा रतन सिंह। राणा सांगा का पुत्र राणा रतन सिंह जो है वो लगातार मुगलों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, अपने पिता की हार का बदला लेने का प्रयास करता रहा, वो भी समस्या थी। इधर अफगान समस्या मैंने आपको बताया, अफगानों में एक नाम था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी, ये लगातार परेशान कर रहा है। शेर शाह भी करा बाद में। तो अफगानों का भी एक मामला था जो कि लगातार अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, पानीपत के युद्ध की हार का बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, मुगलों को भारत से बाहर निकाल, समझ रहे हो। एक समस्या हुमायूं के सामने ये भी थी। तो एक तरफ महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, वो लगातार जो है कोशिश कर रहा है, अफगानों की तरफ से परेशानी आ रही है। तो ये वो सारी चुनौतियां थी जो हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही फेस करनी पड़ी। उस समय बंगाल, बिहार ये अफगानों के पास था, ठीक है। बहादुर शाह जो है वो मांडव और उसके आसपास शासन कर रहा था। पश्चिम में उसके अपने भाई परेशान कर रहे थे, है ना। मैंने आपको कामरान का नाम बताया। तो ऐसी स्थिति में वो गद्दी पर बैठा। फिर उसने कुछ अभियान भी किए, कुछ जीता भी सही इलाका, लेकिन फाइनली बंगाल अभियान से जब हुमायूं लौट रहा था तो हुमायूं और शेर खां के बीच में बक्सर के निकट एक युद्ध होता है जिसका नाम आप सबने सुना होगा,
इतिहास में युद्ध चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 27 जून 1539 ईस्वी को यह युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। हालांकि इससे पहले हुमायूं ने जब चुनार का किले का घेरा डाला था तो शेरशाह सूरी ने उसके साथ संधि की पेशकश की थी, जिसको हुमायूं ने स्वीकार भी कर लिया था। शेरशाह सूरी बड़ा चालाक था। शेरशाह सूरी ने जानबूझ के अपनी शक्ति को नष्ट नहीं किया, वो हुमायूं के साथ फालतू उलझा नहीं लड़ाई में, और उस समय उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। हुमायूं जो है वो थोड़ा सा परिस्थितियों को भांप नहीं पाया और उसने शेरशाह के साथ संधि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस बीच शेरशाह ने अपने आप को पूरी संगठित करके और आखिरकार चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद एक जो है हुमायूं जो है वहां से भाग निकलने में सफल हुआ। जैसे तैसे अपनी जान बचा के हुमायूं वहां से भागा। ऐसा माना जाता है बिश्ती जो है निजाम की सहायता से वो भागने में सफल हुआ, जिसको बाद में उसने अपनी एक दिन का उसको जो है बादशाह भी बनाया, ठीक है, उसके नाम के सिक्के भी जारी किए। हुमायूं नामा का नाम आपने सुना होगा। हुमायूं नामा दरअसल हुमायूं का पूरा जीवन चरित्र है। हुमायूं के जीवन की सारी घटनाओं को हुमायूं को जानने का एक बड़ा स्रोत है, जो उसकी ही बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है ना, आपको पता होगा। इसके जीवन कथा जो है आत्मकथा, वो इसकी बहन ने लिखी है। जैसे बाबर ने खुद ने लिखे अपने बारे में बाबर नामा। नामा का मतलब होता है चरित्र या पूरी कहानी, पूरा जीवन। तो बाबर का पूरा जीवन चरित्र बाबर नामा में है। हुमायूं का पूरा जीवन चरित्र हुमायूं नामा में है। अकबर का पूरा जीवन चरित्र अकबर नामा में मिल जाएगा आपको। पहले के जमाने में भी ऐसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में आपने पढ़े होंगे, जैसे हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन के लिए बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित, है ना। और भी कई सारे चरित्र आप लोगों ने समय समय पर सुने होंगे। तो ये समय समय पर ऐसा रहा है कि राजा, बादशाह, सुल्तान के लिए जो है लिखते रहे हैं लोग, या कई बार उन्होंने खुद के लिए भी लिखा है। तो हुमायूं नामा के नाम से लिखा हुआ है ग्रंथ, जिसकी रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की है, ठीक है। इसका मकबरा हालांकि इसकी पत्नी ने बनवाया, पर इसका जो मामला है वो उसकी बहन ने लिखा है हुमायूं नामा के नाम से। और चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने को सुल्तान घोषित किया, शेरशाह की उपाधि धारण की, है ना। ये सब आपको मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं जो है बड़ा भोगी और विलासी टाइप का आदमी था, लेकिन गुस्सैल था। लेकिन उसकी बहन ने जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, उसमें शेरशाह सूरी को एक बहुत ही विनम्र हुमायूं को एक बहुत ही विनम्र बादशाह बताया, एक विनम्र शासक बताया। तो इस प्रकार से वही विरोधाभास तो मिल जाता है, ठीक है। आगे चले, सैन्य अभियान। आखिर में 1540 में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से एक और युद्ध लड़ा, जिसे कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और फिर से जो है शेरशाह सूरी को हराने की कोशिश की। अब इस युद्ध में भी हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित हुआ, यहां भी असफल हुआ, और इस बार हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब हुमायूं भागा, यहां भी जो है वो असफल हो गया, पराजित हो गया। और इस सफलता के बाद शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो अफगान सत्ता चली गई थी, मतलब इसको बोल सकते द्वितीय अफगान वंश की नींव डाली शेरशाह सूरी ने। हुमायूं को वहां से जाना पड़ा, वो लाहौर गया, लेकिन उसके भाई ने उसका साथ नहीं दिया, कामरान ने, तो वहां से भी भागना पड़ा। आखिरकार वो फारस, ईरान के शासक के यहाँ पर शरण लेता है, और सफावी वंश के शासक के पास वहां जाके जो है काफी समय वो बिताता है, और उसी ईरान के शासक की सहायता से उसने फिर से अपने राज्य को हासिल भी किया। आगे समझ में? चलो, तो अभी बहुत कुछ है जो हमें देखना है। आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हुमायूं या मुगल जो है भारत से एक समय के लिए वापस चले गए। फिर से अफगानों का शासन दिल्ली पर हो गया। हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के पास चली गई। पहली बार लोदियों के नेतृत्व में अफगान वंश की नींव भारत में पड़ी, और दूसरी बार जो है शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों के शासन की नींव पड़ी। अब जब बाहर गया हुमायूं, तो फिर कहां गया, मतलब निर्वासित जीवन कैसा रहा, है ना। दर बदर भटकता रहा। तो दर बदर भटकता रहा तो कहां गया? शेरशाह का अधिकार होने के बाद वो सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया, पारस चला गया, काफी समय तक वहां रहा। और इसी वजह से आप देखोगे कि वहां से जब वापस आता है हुमायूं और अपनी गद्दी हासिल करता है ना, तो मुगल या पूरे इनके
वंश में या इनके शासन में हमारे यहाँ ईरानी संस्कृति भी आ गई। अभी तक मध्य एशिया की संस्कृति थी, ईरानी संस्कृति भी यहाँ पर आपको फारसी संस्कृति या फारसी प्रभाव भी अब मुगल वंश में, मुगल काल में, शासन में दिखाई देने लगता है। तो अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही उसने मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 में निकाह किया। तब वो बादशाह नहीं था, तब वो भटक रहा था यहाँ से वहां, और वहीं पर उसकी शादी भी हुई हमीदा बानो बेगम से। और इसी हमीदा बानो बेगम का पुत्र जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से या अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अमरकोट के शासक के पास जब वो शरण में था, तभी हमीदा बानो बेगम ने 1542 ईस्वी में, आप सबको पता होगा, अकबर को जन्म दिया। वहीं पर अकबर का जन्म, मतलब अकबर जब पैदा हुआ तब हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, वो एकदम फकीर था, शरणार्थी था, भटक रहा था इधर उधर। उसी समय अकबर का जन्म हुआ। लेकिन कहते ना कि किस्मत फिर साथ देती है कई बार। अकबर के जन्म लेने के बाद जो है हुमायूं ने फिर से सिंहासन प्राप्त कर लिया। मतलब अकबर को वापस जो है हिंदुस्तान की गद्दी, जो भी उस समय दिल्ली सल्तनत का जो भी इलाका था या जो भी राज्य था, वो पूरा के पूरा उसको मिल गया। ठीक है, विरासत में मिल गया। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। 1545 में ईरान के शासक की सहायता से उसने फिर कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया, है ना। 1553 में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद फिर से उसको मौका मिला। शेर शाह सूरी बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया। 1540 में उसने गद्दी हासिल की, 1545 में वो मर गया, मात्र 5 साल तक शासन किया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे, तो आखिरकार वापस अफगान शासक जो है वो टूटने लगा, कमजोर होने लगा। हुमायूं को मौका मिल गया और हुमायूं ने फिर से अपनी गद्दी 1553 में, ठीक है, अपने राज्य को हासिल करने का उसको अवसर मिला। और उसने 1554 में अपनी सेना के साथ पेशावर की चढ़ाई की और 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। वहीं से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, उसने मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खां के बीच एक युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, जो जीत लिया। और इस तरह से पूरा पंजाब मुगलों के पास वापस आ गया। तो 1555 के आसपास हुमायूं ने फिर से जो है पूरा उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, लाहौर, कंधार, काबुल, पंजाब, सब कुछ जो है जीत लिया। और अब बारी थी दिल्ली की, है ना। 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच एक युद्ध हुआ। इसे सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर सूरी जो है ना, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था सिकंदर शाह सूरी, है ना। ये अफगान सरदार वो था शासक। और मुगल सेना की तरफ से बैरम खां, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसने बाद में अकबर को भी संरक्षण दिया। इसी के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीता भी था। तो बैरम खां जो है वो मुगलों का नेतृत्व कर रहा था, इनका सेनापति था, हुमायूं की तरफ से लड़ रहा है। उधर से अफगान शासक सिकंदर शाह सूरी, लड़ाई हुई और लड़ाई में इस बार मुगल जीत गए। सरहिंद के इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में फिर से मुगल सत्ता की जो है स्थापना होती है। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद भारत पर मुगल वापस आ गए और कभी भी उसके बाद भारत में अफगानों को अपनी सत्ता स्थापित करने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद अफगान भारत में आपको नहीं मिलेंगे इधर। 1555 में एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। 1540 में इसको भागना पड़ा, निर्वासित जीवन जीना पड़ा, इसको इधर उधर जो है शरण लेनी पड़ी, भारत से बाहर चला गया, बहुत अलग अलग जगह पर रहा। ईरान के शाह के पास काफी समय तक जो है वो रहा और उसी की सहायता से वापस से अपने सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश करता रहा। अगर शेर शाह सूरी जिंदा रहता तो शायद हुमायूं को फिर से मौका नहीं मिलता जीतने का या अपनी गद्दी को वापस पाने का, राज्य को वापस पाने का। पर शायद कहते ना कि लक, हुमायूं के साथ लक फैक्टर काम कर रहा था, उसके साथ किस्मत काम कर रही थी और आखिरकार जो है शेर शाह सूरी के मरने के बाद वो अपनी गद्दी को वापस हासिल करने में सफल हो गया, है ना। तो हुमायूं फिर से वापस आए, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा समय तक वो रहा ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि गद्दी हासिल करने के बाद, फिर से बादशाह बनने के बाद 6 महीने बाद ही उसका जो है निधन हो गया।
पुरानी दिल्ली में जो उसने नगर बसाया था दीनपना नाम का, वहीं पर पुस्तकालय से उतरते समय उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। 1556 में दीनपना के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संघर्ष, स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल, ये जो इतिहास है ना, मुझे लगता है कि कई बार आपको इतिहास से प्रेरणा, मोटिवेशन लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, सब कुछ हमने खो दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप सब कुछ खो दे जीवन में, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपने आशा नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और सब कुछ खो दिया तो भी आप सब कुछ पा सकते हो, लेकिन अगर आपने उम्मीद छोड़ दी, जिस दिन आशा छोड़ दी, होप आपके पास से चली गई, फिर आप कुछ पा नहीं सकते। तो जीवन में सब कुछ चले जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उम्मीद मत छोड़ना। अगर आप सोचो हुमायूं इतने साल तक बाहर रहा, 15 साल तक भटकता रहा, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर वो उम्मीद छोड़ देता कि चलो अब तो मैं भारत से बाहर आ चुका हूं, भारत से हमारा राजकाज खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब वापस अफगान आ गए हैं दिल्ली में, कोई बात नहीं, तो वो ऐसे ही मर जाता और उसके बाद भारत में मुगल आ ही नहीं पाते। ठीक है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने अपने राज्य को वापस पाने का उसके दिमाग में लगातार विचार चलता रहा। सही मौका, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपके अंदर उम्मीद है, आशा है, तो लाइफ में आपको जीवन में कभी ना कभी एक बार जरूर जो है वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे ना तो वो अवसर आपके किसी काम का नहीं, ठीक है, वो आपका कोई फायदा नहीं कर पाएगा। जैसे हुमायूं के पास उम्मीद थी तो अवसर का फायदा भी उठा पाया, आज नहीं तो कल शेरशाह सूरी भी मर गया, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी भी कमजोर हो गए, उसको वापस मौका मिला। और अगर वो उम्मीद ही छोड़ देता तो क्या आप मुझे बताइए वो इस परिस्थिति का फायदा उठा पाता? अफगानों के कमजोर होने का कभी उसको फायदा नहीं होता, पर अगर वो ये सब करना चाहता था तो किस्मत ने भी साथ दिया। ऐसा बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो अगर आप अपनी मदद करेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपको कहीं ना कहीं से वो ताकत, वो एनर्जी, वो ऊर्जा मिलेगी जो आपके काम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर जो है भारत में अकबर का शासनकाल हम लोग देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं जो है वो ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। ये बड़ा एक विचित्र सा मामला है। हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा ही एक प्रकार से सुपरस्टिशियस टाइप का व्यक्ति था। सप्ताह के 7 दिन के अलग अलग कलर बना रखे थे, हर दिन के अलग अलग कलर के हिसाब से कपड़े पहनता था, मतलब 7 दिन के 7 कलर फिक्स थे और हर दिन उसी कलर का कपड़ा वो पहनता था। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा जो है वो इस मामले में रिजिड भी था, ये सारी चीजों में बहुत विश्वास करता था। अलग अलग कपड़े 7 दिन के पहनने के नियम बना रखे थे। रविवार को पीला पहनता था, शनिवार को काला पहनता था, सोमवार को सफेद पहनता था। आज भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष वगैरह में विश्वास करते हैं ना, वो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। मतलब आज भी आप देखोगे कि वार देख के कपड़े पहनते हैं, किसी दिन पीला पहनेंगे, किसी दिन लाल पहनना पसंद करते हैं, किसी दिन काला पहनना पसंद करते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ लोग शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, शनिवार को काले रंग का जो है कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता था और इस सब चीजों में विश्वास करता था। कई सारी भाषाओं का जानकार भी था, ये सारी चीजें भी हैं। अब इसी के समय हम बात कर रहे हैं एक और व्यक्ति की जिसका नाम है शेरशाह सूरी। ये व्यक्ति बहुत कम समय तक शासक रहा, लेकिन एक महान निर्माता माना जाता है, एक बहुत अच्छा जो है शासक माना जाता है। शेरशाह सूरी के बारे में बता दूं, 1540 से 1545, मात्र 5 साल तक, ठीक है, अगर हम देखें बहुत लंबा शासन नहीं रहा। हालांकि बहुत संघर्ष तो इस आदमी ने भी अपने जीवन में किया है और ये भी जो है फर्श से उठकर अर्श तक गया है। शेरशाह सूरी एक अफगान था, पठान था
और बाबर की सेना में एक सैनिक के तौर पर भी इसने काम किया। मतलब ऐसा नहीं, एक समय तो ये मुगलों के साथ भी रहा है। इस व्यक्ति ने अपनी योग्यता के दम पर मुगलों के सैनिक के उससे जो है शुरुआत की, आगे जाके बाबर ने इसको सेनापति भी बनाया और इस व्यक्ति ने बाद में मुगलों को ही भारत से बाहर भी कर दिया। यहां तक कि शेरशाह सूरी को जब बाबर ने देखा था, ये बाबर से जब मिला तो इसको देख के बाबर समझ गया था कि ये व्यक्ति कितना जो है खतरनाक हो सकता है। उसने इसको देख के चेताया भी था कि शेरशाह सूरी से जो है ना सावधान रहे। शेरशाह सूरी में मैंने बहुत अफगान देखे अपने जीवन में, लेकिन ये जो अफगान है ना, पहली बार मैंने ये अफगान देखा और मुझे इससे डर लग रहा है। इस पर नजर रखनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं क्या कर देगा। तो कहीं ना कहीं बाबर जैसा व्यक्ति भी शेरशाह सूरी जो है ना उससे घबराता था और उसको जो है खतरा मानता था। शुरुआत करें तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसका जो है ये अफगान था, है ना, और बहुत छोटा सा आदमी था। इसका परिवार भी रहा। कहा जाता है कि इसके पिता ने बहुत सारी शादियां की थी। ऐसा माना जाता है इसकी 8 शादियां की थी, 8 पत्नियां थी इसके पिता की और बहुत सारे बच्चे थे। उन्हीं में से एक ये भी था। बचपन का नाम था फरीद। और इसकी जो सौतेली माँ थी वो इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी, क्रूर थी। जिसे आमतौर पर आपने देखा हो ना, हमारे यहाँ सौतेले माता पिता का एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है और वो आमतौर पर अपने बच्चों के साथ ही भेदभाव करते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो माँ थी वो सौतेली माँ बड़े इसके साथ में व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, दुर्व्यवहार करती थी, अत्याचार करती थी। तो ये भाग गया, ठीक है, ये घर से भाग गया, बाहर ही रहा बहुत समय तक। और एक बाघ को मारने के, बिहार के गवर्नर के ऊपर जब एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया तो शेरशाह सूरी ने उस बाघ को, ये युवा ही था, उस बाघ को मार दिया और इसीलिए उस शेर को, बाघ को मारने की वजह से इसका नाम शेरशाह पड़ गया, है ना। तो फरीद से शेरशाह हो गया। बाद में अफगानों का नेतृत्व किया और अपनी चतुराई की, सबसे बड़ी बात है ना, एक अच्छा सफल व्यक्ति वो होता है जो परिस्थिति की गंभीरता को समझता है, सिचुएशन को समझता है। शेरशाह ने जब लगा मुगलों का साथ देना पड़ेगा, साथ देना चाहिए, तो साथ भी दिया। उनके प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा भी कर दी। जब उसको लगा कि वो मुगलों को हटा सकता है तो उनसे युद्ध भी लड़ लिया। जब उसको लगा कि वो कमजोर है और अभी उसको समझौता कर लेना चाहिए तो हुमायूं के साथ संधि की पेशकश कर दी। उसी हुमायूं को बाद में मारपीट के भगा भी दिया, है ना। तो कई बार आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कहते ना खिचड़ी पकना, इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है आपको नहीं पता चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा बहुत वेलविशर है, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, इसका बहुत अच्छा व्यवहार है, ये तो मेरा भला चाहता है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। समय आने पर वही आपका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, वही जो है आपका भला चाहने वाला, आपका सबसे ज्यादा बुरा भी करता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है शेरशाह सूरी इस बात का। समझ गए आप मेरी बात। तो शेरशाह सूरी जो है इसने भारत में द्वितीय अफगान वंश की नींव डाली। सूर राजवंश जो है उसका ये संस्थापक था। इसका जन्म हुआ था 1472 में, है ना। वैसे कई जगह 1486 भी मिलता है, 2 वर्ष मिलते हैं, 1486 भी आपको मिल जाएगा, पर ज्यादातर लोग मानते हैं 1472 में नारनौल, कहाँ है, हरियाणा में, है ना। कहाँ हुआ था, नारनौल में, हरियाणा में इसका जन्म हुआ था। हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से, पिता का नाम हसन का था। बचपन का नाम मैंने आपको बता ही दिया, फरीद था, है ना। फरीद बचपन का नाम था और यही फरीद बाद में जो है शेरशाह बन गए। पिता को सहस्राम और खवासूर पर जो है उसकी जागीरें प्राप्त थी। पिता छोटे से जागीरदार थे, जमींदार थे, बहुत छोटा मोटा इलाका था, तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई शासक पद तो इसके पास था नहीं। 1522 में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर उसने, जब इस सूबेदार के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया तो उसको बचाने के लिए इसने शेर को मार डाला, बाघ को मार दिया, और इसीलिए बहार खां लोहानी ने उसको ये उपाधि थी, शेर खां की उपाधि दी। आगे जाके यही जो है इसी नाम से जाना गया और अपने बेटे जलाल खां का इसको संरक्षक नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसने शिक्षा हासिल की, धीरे धीरे उसने जो है सैन्य शिक्षा हासिल की, घुड़सवारी वगैरह जो है ना, सारी चीजों की शिक्षा हासिल करके एक चतुर सैनिक के तौर पर ये बन गया।
1528 में जब चंदेरी का युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, है ना, राणा सांगा का ये विश्वास पात्र सामंत हुआ करता था मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच जब चंदेरी का युद्ध हुआ तो इसने बाबर का साथ दिया, ये बाबर की सेना में शामिल हुआ और इसने जो है मुगलों के साथ, आमतौर पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मुगलों के खिलाफ था, और था ही सही, अफगान था तो मुगलों को पसंद तो करेगा नहीं, क्योंकि मुगलों ने ही अफगानों का शासन खत्म किया। पर वही बात है ना, समय को समझ रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है। ये मुगलों के साथ हो गया और मुगलों के साथ होके बाबर के साथ मिलके इसने मेदिनी राय को हराया। ये उस चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ देता है। फिर आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भी बाबर ने लड़ा था, आपको पता है 1529 में बाबर और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ। वो युद्ध भी बाबर जीता था। उस युद्ध में भी इसने जो है, ये वैसे तो महमूद खां के साथ था क्योंकि अफगान था, तो साथ तो अफगानों का देना पड़ेगा ना, अपने जातियों का देना पड़ेगा, लेकिन बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवा दो। कितना चालाक आदमी है ये। कहते ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक तरफ मजबूरी में इसको बाबर के खिलाफ अफगानों का साथ देना था क्योंकि अफगान था और महमूद लोदी का साथ देना ही था, लेकिन चुपके से बाबर को मैसेज भिजवाता है कि मैं जो है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो आप ही की तरफ हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे आपने प्लासी का युद्ध सुना होगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ में कुछ सेना खड़ी थी, है ना, मीर जाफर और ये सब थे। उसको लग रहा था कि ये मेरे साथ, पर वो थे नहीं, वो थे अंग्रेजों के साथ। वैसे ही बाबर को लग रहा था, वैसे महमूद लोदी को लग रहा था कि शेर शाह उसके साथ में, पर शेर शाह जो है ना वो बाबर के साथ है। मुझे याद आती है एक मूवी थी गोविंदा साहब की, है ना, जिसमें जॉनी लेवर साहब थे और उस मूवी में कादर खान जो है वो बॉस थे जॉनी लीवर के, और वो बार बार उससे पूछते थे कि तू किसकी तरफ है ना, तो क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है तो वो हमेशा बोलता है मैं आप ही की तरफ हूं। उंगली जो है वो कहीं और दिखा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आप ही की तरफ, निष्ठा जो है वो आपके साथ है लेकिन नहीं है। तो ऐसे ही ये बाबर के साथ में, पर दिखाई दे रहा है महमूद लोदी के साथ। आ रहा है समझ में? तो ये इस तरीके से चालाकी से ये व्यक्ति जो है जीवन में आगे बढ़ता है। चौसा के युद्ध में आखिरकार इसने हुमायूं को जो है पराजित कर दिया। बाद में जब बाबर मर गया तो शेर शाह को भी जो है, चूंकि हुमायूं के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और हुमायूं जो है लगातार एक एक चुनौतियों से निपट रहा था, एक एक करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर रहा था, तो अच्छा खासा मौका मिल गया, है ना, अच्छा खासा मौका मिल गया शेर शाह को अपने आप को मजबूत बनाने का। इतना मजबूत हो गया कि इसने जो है हुमायूं को ही पराजित कर दिया। 1539 में चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ए आदिल इस नाम से एक उपाधि धारण। इसके बाद फिर एक युद्ध इसने हुमायूं के साथ लड़ा। अब हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ना आमतौर पर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हुमायूं अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। हुमायूं पिछला युद्ध हारा था, इस बार फिर उसको पता है कि पिछली बार भी जो उसका शिविर वगैरह था, सेना का जो इलाका था, पानी भर गया था, इस वजह से वो हारा। फिर से जो है अपना शिविर निचले इलाके में बना रहा है। बरसात के मौसम में आपको पता है कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में काफी पानी आता है, मैदानी इलाकों में बाढ़ आती है, फिर भी हुमायूं नहीं सुधरा और 1540 में बिलग्राम के कन्नौज के युद्ध में फिर से शेर शाह सूरी से जो है पराजित हुआ, फिर से हार गया। और इस जीत के बाद जो है भारत में शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। आगरा को ही इसने अपने राजधानी बनाया और दिल्ली पर जो है फिर से मतलब वही गद्दी पर कब्जा कर लिया और भागना पड़ा हुमायूं को। अब इस युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में उसने दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया और अपने राजकाज की शुरुआत की। लेकिन आपको पता है बहुत उम्र में, मतलब हमारे यहाँ जिस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं ना, उस एज में तो ये बना ही सही राजा। 68 वर्ष की उम्र में आप देख सकते हो कि इसका जन्म जो है वो हुआ था 1472 में, बड़ा लंबा काल रहा और ये 1540 में जाके
बना है राजा। तो 68 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति को गद्दी मिली, मतलब बुढ़ापे में जाके ये गद्दी हासिल किया। ठीक है। 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश की नींव डाली इसने, द्वितीय अफगान साम्राज्य की लोदियों के बाद। इसके बाद फिर इसने कई सारे राजनीतिक अभियान भी किए, है ना। 5 साल का काल बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं माना जाता, पर यदि शासक शेरशाह जैसा हो, कूटनीतिज्ञ हो, चतुर हो, योग्य हो, तो 5 साल भी काफी है ना। तो 5 साल में इसने काफी कुछ जो है हासिल कर लिया। कालिंजर का अभियान 1545 में जो है इसका अंतिम अभियान माना जाता है, और यहीं पर इसी अभियान के दौरान जो है एक जो है इसको बारूद वाले गोले की वजह से जो है ये मारा गया। दरअसल ये माना जाता है कि इसने इस कालिंजर के अभियान को मालूम है क्यों किया। अभी भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि इसका जो अंतिम अभियान माना जाता है, जहां ये मर भी गया, ये अभियान इसने एक नाचने वाली की वजह से कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर का जो शासक था कीरत सिंह, नहीं, उसके यहाँ पर एक नाचने गाने वाली दासी थी जो इसको पसंद आ गई थी। उसको हथियाने के लिए इसने कालिंजर पर आक्रमण किया, क्योंकि कीरत सिंह ने उसको देने से इसको मना कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि इंसान का किसी पर दिल आ जाता है ना, तो वो उसको किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। इतिहास में ऐसे कई मूर्ख भरे पड़े हैं कि जिन्होंने किसी छोटी सी या तुच्छ सी चीज के पीछे अपना दिमाग खराब कर लिया और अपना सब कुछ गंवा दिया। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस एज में आप हो ना, आपको भी ऐसी ही चीजें डाइवर्ट करेगी। कई बार इंसान पढ़ते पढ़ते, अपने करियर की तैयारी करते करते, जीवन की तैयारी करते करते फालतू की चीजों में दिमाग लगा बैठता है, और पता नहीं उसको हासिल करने के पीछे सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपना जीवन, अपना करियर, अपने सपने, सब कुछ। और आखिर में कई बार वो चीज उसको मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, पर दोनों ही परिस्थिति में पछताना तो तय है। पछताना इसलिए तय है क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो फिर वैसी बात होगी, ना रहे घर के ना रहे घाट के, कुछ नहीं मिला। अगर मिल भी गई तो भी वो चीज स्थायी नहीं है। आपने जो चीज इसके पीछे छोड़ दी ना, दाव पर लगा दी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो ज्यादा स्थायी थी, क्योंकि इंसानों का भरोसा नहीं है कि वो हमेशा आपका साथ देंगे। आपने देखा होगा ना, कई लोग पागल हो जाते हैं किसी के पीछे, इतने पागल हो जाते हैं कि उनका ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना उनको जो है क्लास जाने की इच्छा हो रही है, ना उनको एग्जाम की फिक्र है, ना अपने सपने की फिक्र है, ना अपने लक्ष्य की, गोल की, कुछ नहीं। घर वालों ने इतनी जो है उम्मीदों के साथ व्यक्ति को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, या वही उसी शहर में भी किसी कोचिंग में जा रहा है, खूब सारे पैसे खर्च कर रहे हैं उसके पीछे, और बच्चा जो है वो सारे सपनों को ताक पे रखकर जो है किसी के पीछे बावला हो गया। तो ये गलतियां ना, ऐसी गलती ना करें। हमेशा पहले तोलें कि दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। हो सकता है कि आज आपको लग रहा है कि ये चीज जो है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, या इसके बिना मेरा जीवन नहीं है, पर फिर भी अगर आप ठंडे दिमाग से तोलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है। तो ये इसी दासी के चक्कर में यह अभियान किया, और इसी अभियान के दौरान जो है किले को गोला बारूद से उड़ा देने की इसने आज्ञा दी, और एक जो है उसी समय दीवार से टकराकर एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा, और वहीं पर जो है आग लगने की वजह से 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो ये कहीं ना आप देखोगे गलत हुआ। गलत इसलिए हुआ क्योंकि उसने गलत निर्णय लिया, पर जो भी है, शेर शाह सूरी के मरने के बाद अफगान उतने मजबूत नहीं रहे, और फिर मौका मिल गया, मैंने आपको बताया था, हुमायूं को अपनी गद्दी हासिल करने। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है वो है शेर शाह का प्रशासन। वो जानना चाहिए, शेर शाह के काल में ऐसी कुछ चीजें हुई है जिनका प्रभाव आपको लंबे समय तक दिखाई देगा, आज तक दिखाई दे रहा है। हम और आप जो यूज कर रहे हैं रुपया, आपको पता है रुपये की शुरुआत शेर शाह सूरी के काल में हुई। इसने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसको रुपया कहा गया, तांबे का भी चलाया जिसको दाम कहा गया। इसके अलावा इसने वो रोड बनवाया जिसे हम लोग आजकल जीटी रोड के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जिस तरीके का प्रशासन अपनाया, जिस तरीके की अपनी व्यवस्था की, एडमिनिस्ट्रेशन रखा, लगभग लगभग वही बाद में अकबर और आने वाले समय में मुगलों ने भी अपनाया। शेरशाह सूरी के प्रशासन और शेरशाह सूरी की जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्रभाव आपको ब्रिटिश काल तक दिखाई देगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था आप लोगों ने सुनी होगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी के काल में जो है वो किसानों से लगान वसूल करने के काम में आती थी। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं शेरशाह सूरी जो है वो अपने आप में एक महान शासक माना जा सकता है, क्योंकि 5 साल के काल में, और सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, इससे पहले जब वो बिहार में था, काफी समय तक बिहार का शासक रहा, तो उसने बिहार की काया पलट दी। पुराने जमाने में आपने पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का एक प्रकार से पूरा वैभव अस्त हो चुका था। पाटलिपुत्र जो है उसका पूरा के पूरा जो है मामला बहुत कमजोर हो गया था। उसी पाटलिपुत्र को फिर से पुनर्जीवित करके पटना के तौर पर जो है इस व्यक्ति ने उसको बसाया, और आज भी हम देख रहे हैं शेरशाह सूरी एक प्रकार से बिहार के लिए तो वरदान साबित होता है ना। यही पटना में आप देखोगे पूरा के पूरा जो इन्होंने बसाया, और उसके साथ ही आप देखें सासाराम बिहार में इसकी समाधि जो है, इसकी कब्र मजार वो भी वही है। कहां पर? बिहार में, सासाराम में। ठीक है, चलो। तो शेरशाह सूरी की जो गणना है वो मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की जाती है। क्वेश्चन है क्यों? कोई आदमी इतने कम समय तक शासन करके भी महानतम शासकों की श्रेणी में कैसे चला जाता है? काबिलियत से चला जाता है ना। कहते ना कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने साल का जीवन जिया, फर्क इससे पड़ता है कि आपने कैसे जिया। अगर आप 30 साल भी जिए लेकिन आपने ऐसा जिया कि लोग आपके जीवन की मिसाल दे रहे हैं, तो वो 30 साल भी आपके जीवन के बहुत है। और 100 साल भी आपने जिया लेकिन आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जीवन में 100 सालों में यादगार, तो फिर वो 100 साल का जीवन भी व्यर्थ है। भगत सिंह कितनी कम आयु में जो है शहीद हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की जुबान पर आपको भगत सिंह का नाम मिल जाएगा। लोग उनको आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं। कई सारे लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास जो 100 साल और उससे ज्यादा भी है ना लंबे लंबे समय तक जिए, आपके आसपास लोग जीते हैं ना। कैसे जिए? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता। तो शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में माना जाता है। इसका कारण क्या है? उसकी सैनिक उपलब्धियां वो नहीं है, ठीक है, सैनिक उपलब्धियां नहीं है, उच्च कोटि की शासन व्यवस्था। मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़े पैमाने पर तो राजकाज स्थापित नहीं किया, बहुत बड़ा, इससे बड़े बड़े साम्राज्य आपको मिल जाएंगे, अशोक वगैरह के बड़े बड़े साम्राज्य थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जो शासन चलाया, जिस तरीके से चलाया, जो व्यवस्थाएं बनाई, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये एक साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के तौर पर जाना जाता है, और यहां तक कि लोग उसे अकबर का पूर्वगामी मानते हैं। मतलब जैसे अकबर का शासनकाल पढ़ते हैं ना, अकबर ने इससे बहुत कुछ सीखा है। शेरशाह सूरी के व्यवस्थाओं को अकबर ने बहुत सारी चीजों को तो एज इट इज कंटिन्यू कर लिया। ये मान सकते हो कि अकबर को भी जो है बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, ये तो हमें पता है। सबसे पहले शासन कैसा था मैं आपको बताता हूँ। शेरशाह का शासन एक तंत्रात्मक शासन पद्धति का था, मतलब ये थोड़ा सा केंद्रीकरण में विश्वास करता था। ठीक है, केंद्रीकृत शासन था, सारी शक्तियां इसने अपने हाथ में केंद्रित रखी थी। आमतौर पर राजतंत्र में ऐसा ही होता था, केंद्रीकृत शासन ही होता था। लेकिन फर्क क्या होता है कि अगर कोई योग्य शासक होता था तो वास्तव में शक्तियां उसके पास होती थी। शासक योग्य नहीं होता था ना, तो शासन ढीला ढाला होता था, दिखने में केंद्रीकृत है, पर बहुत सारे फैसले जो है दूसरी जगह पर लिए जाते थे, और कई बार शासक का नियंत्रण अपने ही लोगों पर नहीं होता था। तो इसका शासक केंद्रीकृत शासक था, सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित रखता था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और सैनिक मामलों का ये खुद ही प्रमुख, मतलब यही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब यही हुआ करती थी। अलग अलग विभाग इसने स्थापित किए, कई सारे विभागों की सहायता से अपना शासन चलाया करता था। जैसे दीवाने अर्ज हो गया, है ना, दीवाने वजारत हो गया। ये विभाग आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। इसका अध्यक्ष एक वजीर हुआ करता था। तो इसका जो आर्थिक विभाग था, है ना, जैसे हमारे यहाँ पर एक वित्त मंत्री होता है जो वित्त विभाग संभालता है, तो वैसा ही यहाँ वजीर हुआ करता है। वजीर मतलब उसका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री को आप वजीर कह सकते हो।
इसका पद प्रधानमंत्री के समान था, आर्थिक मामलों की देखरेख करता था और अन्य मंत्रियों को भी देखता था। तो उस काल में एक अलग ही दर्जा हुआ करता था वजीर का। हमारे आपको पता है आज भी वजीर जो है ना, ये शब्द आपको पता है कि कहाँ प्रयोग किया जाता है? वजीर शब्द प्रयोग किया जाता है राजा के सबसे प्रमुख व्यक्ति के, प्रमुख मंत्री के तौर पर, है ना। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दीवान आरिज, इस विभाग के अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। ये विभाग सैन्य संबंधी काम करता था, मतलब भर्ती नहीं करता था सैनिकों की, पर सेना की पूरी जानकारी रखना, उनका पूरा के पूरा ब्यौरा रखना, है ना, ये सारा काम करता था दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज भी कहते हैं। ये जो विभाग है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारे जो रक्षा मंत्री है ना, ये वैसे है आरिज ए मुमालिक, है ना, आरिज ए मुमालिक। इसके बाद आप देखो प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। अब शेर शाह सूरी का पूरा के पूरा जो राज्य था, जैसे प्राचीन काल से हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि राज्य को कुछ प्रांतों में बांट देते हैं, प्रांत को जिलों में बांट देते हैं, जिलों को तहसीलों में बांटते हैं, कई सारे गांव आते हैं तहसील में, सबसे छोटी इकाई गांव होती है। लगभग वैसा ही आपको मिलेगा शेरशाह सूरी का भी, समझ गए आप। इसका साम्राज्य काफी विस्तृत था। इसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। हर प्रांत को बोलते थे सूबा। आपको पता है मुगल काल में भी प्रांतों को सूबा ही कहते थे, सूबा। आज भी हमारे कई लोग प्रांत के लिए सूबे शब्द का प्रयोग करते हैं। सूबा मतलब राज्य, प्रांत, स्टेट, जो कहना हो। अगर उस भाषा में कहूं तो वर्तमान में भारत में 28 सूबे हैं, मतलब प्रांत, स्टेट। तो इसने अपने पूरे राज्य को प्रांत में, सूबे में बांट रखा था। हर एक सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। सूबेदार जो है ये एक प्रकार का गवर्नर, जिसको आप कह सकते हो गवर्नर या राज्यपाल जिसको हम कहते हैं ना, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था सूबेदार। अब इतना बड़ा पद तो आपको लगता है कि इस कोई छोटे मोटे आदमी को तो मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ सरकारें राज्यपाल किसको बनाती है? आपको पता है कि राज्यपाल आमतौर पर उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो सरकार का कोई बड़ा नेता हो, प्रमुख व्यक्ति हो पार्टी का, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है। तो आमतौर पर जो सूबेदार है ना, वो बनाया जाता था राजा के किसी पुत्र को, मित्र को, कोई भी ऐसा जो खास क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, खास आदमी उसका कोई, उसको बनाया जाता था सूबेदार। फिर सुल्तान का इक्ताओं पर कठोर नियंत्रण हुआ करता था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पूरा साम्राज्य बटा हुआ है प्रांत में, सूबे में। सूबे को भी आगे बांटा गया, जैसे हमारे यहाँ हर एक राज्य को जिलों में बांटा गया है, जिले को तहसीलों में बांटा गया है, वैसा ही मामला था। स्थानीय शासन जो है 3 भागों में बटा हुआ था शेरशाह का, सरकार, परगना और गांव। जैसे ये हो गया सूबा। सूबा मतलब हमने देखा प्रांत। हर एक प्रांत को कई सारे सरकार में बांटा गया है। सरकार का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, सरकार का मतलब है जिला, डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ जिला, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर जिला, राजस्थान में जयपुर हो गया ना, ये सब बड़े बड़े जिले आपने सुने होंगे। तो इसको सरकार में बांटा गया, जिलों में, और जिलों को बांटा जाता है तहसील, परगना। परगना में बांटा गया जिलों को, मतलब तहसील। एक एक सरकार में कई सारे परगने हैं, तहसील है, और परगना के नीचे आता है गांव या ग्राम। ठीक है, गांव आज भी वही है, आज भी ऐसे ही है ना, गांव होते हैं। और गांव के आपको पता है कि कई सारे गांवों से मिलके एक तहसील बनती है, तहसील से जिला बनता है, जिले का प्रमुख कलेक्टर होता है, डीएम होता है, उसके ऊपर प्रांत होता है। आगे समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ये बंटवारा था, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। अब हर एक का प्रमुख एक अधिकारी है। जैसे सूबे का प्रमुख तो मैंने आपको बता दिया, सूबेदार, सूबेदार साहब। सूबेदार साहब राज्यपाल जैसे हैं, गवर्नर जैसे हैं। अब सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे शिकदार ए शिकदारान। ठीक है, आमतौर पर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख लोग हुआ करते थे। एक प्रशासनिक प्रमुख हुआ करता था जिसको शिकदार ए शिकदारान कहते थे, और दूसरा पद है मुंसिफ ए मुंसिफान। नाम समझ में आ रहे हैं? शिकदार ए शिकदारान
और मुंसिफ ए मुंसिफान। ये जैसे हमारे यहाँ पर जिले में दो प्रमुख होते हैं ना, आप देखो शिकदार का पद ऊंचा होता था, इसका कार्य सामान्य प्रशासन का हुआ करता था, और मुंसिफ ए मुंसिफान का काम होता था न्याय करने का। तो एक तो हो गया कलेक्टर जैसा, है ना, जो प्रशासन देख रहा है पूरा के पूरा। तो शिकदार ए शिकदारान मतलब कलेक्टर, डीएम। दूसरी तरफ आपके यहाँ पर जो जज होता है, न्याय का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता है, वो काम करता था मुंसिफ ए मुंसिफान, है ना। तो ये दो बड़े पद हुआ करते थे हर एक सरकार में, और इनकी सहायता के लिए कई सारे अधिकारी और हुआ करते थे, कई सारे कर्मचारी हुआ करते थे। एक सरकार को मैंने आपको बताया परगनों में बांटा गया था। परगना मतलब तहसील, है ना, और प्रत्येक परगने में एक शिकदार है, एक मुंसिफ है, एक फौजदार है, और दो कारकुन हुआ करते थे। जैसे डीएम होता है, और डीएम के नीचे तहसील में आपको पता है एसडीएम होता है, कई सारे एसडीएम होते हैं, एक डीएम के अंडर में, एक डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां पर मैंने आपको बताया शिकदार ए शिकदारान मतलब डीएम कलेक्टर, और एसडीएम कौन है, शिकदार, शिकदार, इसीलिए उसका नाम है शिकदार ए शिकदारान। इन सारे शिकदार का प्रमुख, फिर एक मुंसिफ, मुंसिफ ए मुंसिफान के नीचे मुंसिफ, फौजदार खजांची, है ना, और उसके साथ में कारकुन मतलब क्लर्क भी हुआ करते थे। सबसे छोटी इकाई मैंने आपको बताई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। एक परगना कई सारे गांव में बटा हुआ करता था, बहुत सारे गांव हुआ करते थे। गांव का प्रमुख होता था मुखिया, है ना, हमारे होता है ना सरपंच या प्रधान या मुखिया जी, वही सारा मामला। गैर सरकारी पदाधिकारी होता था मुखिया, ठीक है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। ये भी अपने आप में एक समझने वाली चीज है। इसके शासनकाल की एक सर्वप्रमुख विशेषता है भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। इसने क्या किया, इसने अपने एक विश्वास पात्र अधिकारी जिसका नाम था अहमद खां, उसके निरीक्षण में भूमि की वास्तविक माप करवाई, मतलब भूमि का सही से जो है रियल में माप करवाया, मापन करवाया, मेजरमेंट करवाया, और उसके लिए यूज किया गजे सिकंदरी। हम पढ़ चुके हैं पहले कि सिकंदर शाह लोदी जो था, उसने सिकंदर शाह लोदी ने एक गजे सिकंदरी के नाम से एक मापन बनवाया था। आपको मैंने बताया था 30 से 33 इंच के बीच में बैठता है, ठीक है, 30 इंच के आसपास होता है एक गजे सिकंदरी, मतलब लगभग 2.5 फीट आप मान सकते हैं। कितना फीट, 2.5 फीट मान सकते हैं, है ना। 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 30 इंच में लगभग 2.5 फीट होता है। तो 2.5 फीट जमीन को एक गज ए सिकंदरी कहते हैं। तो उसी का इसने यूज किया, उसी को इसने भूमि के मापन के लिए प्रयोग किया। इसकी भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था, मतलब रैयत मतलब किसान, सीधे रैयत या किसान से जो है लगान वसूला जाता था। आगे जाके यही रैयतवाड़ी व्यवस्था आप ब्रिटिश काल में भी देखते हो। रीड और मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है, ठीक है, स्थापित किया। किसानों से सीधा संपर्क स्थापित, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे राज्य और किसान, किसानों से लगान वसूला जाएगा और सीधे राज्य के पास में आएगा। इसके समय में लगान नकद में या अनाज में, दोनों में दे सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उपज में देना चाहें, गेहूं में, अनाज में, तो उसमें लगान दे सकते हैं। नगद में देना चाहें तो नगद में दे, पर प्राथमिकता दी जाती थी नगद को, कैश को। इसी के समय आप देखोगे भूमि की किस्म और फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था, और उत्पादन का 1/3 भाग कितना लिया जाता था, भू राजस्व जो लिया जाता था आमतौर पर 1/3 उत्पादन का 1/3, मतलब अगर मान लीजिए 100 क्विंटल आपके जो है पैदावार हुई है, तो लगभग 33 क्विंटल जो है वो चला जाएगा उत्पादन के कर के रूप में, ठीक है, भू राजस्व कर। फिर बात करते हैं सेना। इसने एक विशाल सेना का निर्माण किया और अलाउद्दीन खिलजी की दाग और हुलिया प्रथा को जीवित किया। हमने पढ़ा ना अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी, कि सैनिकों को जो है उनका हुलिया पूरा का पूरा विवरण ब्यौरा दर्ज किया जाता था। दाग मतलब घोड़ों को दागा जाता था, उनके ऊपर निशान बनाए जाते थे ताकि शाही घोड़ों की अच्छे से अच्छे नस्ल के घोड़ों की पहचान हो सके। उस
प्रथा को, उस परंपरा को फिर से जीवित कर दिया, इसने पुनर्जीवित कर दिया शेरशाह ने। अपनी सेना का ये स्वयं सेनापति हुआ करता था, खुद उनकी भर्ती करता था। ये बड़ी बात है कि आप खुद तय कर रहे हो कि भाई आपकी सेना में कौन काम करेगा कौन नहीं, और आप योग्यता के आधार पर भर्ती कर रहे हो, कोई भाई भतीजावाद नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से इसने जो है खुद ने उनका भर्ती किया, उनका वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया। अब शेरशाह जिस एक चीज के लिए बहुत जाना जाता है वो है इसका सार्वजनिक निर्माण कार्य। इसने बहुत सारे सार्वजनिक जो है संरचनाओं का निर्माण किया, कई प्रकार की सड़कें बनाई, उनकी मरम्मत और यात्रियों के ठहरने के लिए बीच बीच में सराय बनवाए। सराय समझते हो, एक प्रकार की धर्मशाला या रुकने का स्थान। एक से दूसरे शहर में लंबे लंबे रास्ते बने हुए हैं, अब इंसान कहाँ रुकेगा, तो बीच में रुकने के लिए सराय बनवाई, दोनों तरफ हरियाली या पौधे या पेड़ लगवाए। ऐसा माना जाता है कि इसकी साम्राज्य की धमनी के तौर पर काम करती थी इसकी ये सराय। तो इसने कई सारी सराय बनवाई, बड़े बड़े सड़कें बनवाई। खास करके 4 सड़कें जो इसके काल में बनी है वो बड़ी फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक, इसी को सड़क आजम कहते हैं, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। जीटी रोड जो आपने सुना होगा, आजकल नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के तौर पर जाना जाता है, NH1 NH2 ये सड़क, ठीक है, ये सड़क पहली सड़क सड़क आजम के नाम से जानी जाती है, बंगाल से लेके पंजाब तक, है ना, दिल्ली होती हुई। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। तो ये वैसे तो बहुत सारी सड़कें बनवाई, पर 4 सड़कें प्रमुख रूप से जानी जाती है शेरशाह सूरी के काल की। मुद्रा व्यवस्था मैंने बता ही दिया कि जब ये गद्दी पर बैठा तो मुद्रा व्यवस्था की हालत बड़ी खराब थी, बहुत दयनीय थी। तो इसने सिक्कों में सुधार किया, मिलावट बहुत ज्यादा होती थी उस समय। तो एक विकसित मुद्रा जो है व्यवस्था इसने प्रचलित की, पुराने घिसे पिटे सिक्कों की जगह पर इसने नए सिक्के चलवाए। मुख्य रूप से इसके सिक्के 2 तरह के थे, चांदी के और सोने के, ठीक है। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, 180 ग्राम का रुपया, और तांबे का जो सिक्का है उसको दाम कहते थे। तो चांदी के सिक्कों को रुपया और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। अनुपात 1:64 का था, मतलब एक चांदी के रुपये की कीमत 64 तांबे के दाम के बराबर थी, है ना। मतलब आप 64 दाम लेकर आएंगे, 64 तांबे के सिक्के लेकर आएंगे तो एक चांदी का सिक्का रुपया आपको मिलेगा। ऐसा अनुपात हुआ करता था, ठीक है, रुपये और तांबे के दाम का। इसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद, टकसाल का नाम, ये सब अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया, ठीक है। ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली तक का आधार बना आगे जाके। तो ये सब मुद्रा व्यवस्था में भी काफी सुधार इसने किए। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी हमने देखा कि एक महान निर्माता था, योग्य शासक था, बड़े बड़े सुधार किए, नई नई व्यवस्थाएं प्रचलित की। सबसे बढ़कर इसका प्रशासन, जो आने वाले समय में मुगल, यहां तक कि ब्रिटिश और वर्तमान काल तक आप इसकी छाप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसके बाद जब ये मर गया 1545 में, मैंने आपको बताया कालिंजर का घेरा डालते समय बारूद के ढेर में आग लगने की वजह से वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा जलाल खां शासक बना, है ना, और इस्लाम शाह की उसने उपाधि धारण की, पर आखिरकार वो भी बहुत समय तक शासन नहीं कर पाया। फिर उसका बेटा फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, जिसकी हत्या मुबारिज खां ने कर दी। फिर मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करके मुबारिज खां जो है वो सिंहासन पर बैठा, और इसी के समय में हेमू जो है उसका प्रधानमंत्री था, जो पानीपत के दूसरे युद्ध में आपने सुना होगा, है ना, इसका नाम अकबर के साथ लड़ा था और उसको पराजित कर दिया था अकबर ने। आखिरकार सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके हुमायूं ने 22 जून 1555 को फिर से भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया। सूरवंश का अंत हुआ और इसी के साथ मुगल भारत में वापस आ गए। चलिए, ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो आज का पूरा एजेंडा था क्लास का, हमने हुमायूं भी देखा और हमने शेरशाह सूरी भी देखा,
और दोनों ही महत्वपूर्ण है। खास करके शेरशाह सूरी का प्रशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते। हुमायूं के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि उसका जीवन इधर उधर भटकने में ज्यादा रहा, कुछ खास उपलब्धि नहीं है उसके पास। लेकिन शेरशाह सूरी का काल जो है वो उसके प्रशासन की वजह से जाना जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, जो आपके काम की चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दिया होगा, सभी बच्चों ने सेशन को लाइक किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी भी कर दें। अगर आप बाद में सेशन को रिकॉर्डेड देखें तो भी कर दीजिएगा। तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को हैप्पी वैली एकेडमी राइज का ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते, एडमिशन लेना चाहते, 15 मई से नई बैचें शुरू हो रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का जीएस का, ऑप्शनल का, कॉम्बो का, हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 ही ऑप्शनल है। जो सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए, 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, 50% का डिस्काउंट है। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, यहां किश्तों में आप पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई कोड नहीं यूज करना है। आपने देखा हो कई प्लेटफॉर्म पर ऐसा होता है कि वहां आपके एक एक टीचर का अलग अलग कोड होता है। एक तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, फिर वो टीचर के लिए भी होता है कि भाई टीचर स्टेबल नहीं होता है, आज है कल निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर टीचर का जो है रेवेन्यू देखा जाता है ना। अगर टीचर अच्छा भी पढ़ा रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी टीचर का अपना कोई पर्सनल कोड नहीं है, कोई टीचर हटाया नहीं जाएगा। यही टीम आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, फिक्स और परमानेंट। ओके, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 मई से क्लास शुरू होगी। 50% का डिस्काउंट 500 बच्चों को हम लोग देंगे। शुरुआती 500 बच्चों को ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको यहाँ 2 नंबर भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर। इन 2 नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं, और आपको पूरी हेल्प भी की जाएगी, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी इससे जुड़ी हुई। ये टेलीग्राम चैनल है हैप्पी वैली एकेडमी राइज और हैप्पी वैली एकेडमी वॉरियर्स। इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये 2 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, वो आपके बड़े काम आएगी। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय हिंद।